अब हम बात करते हैं एलन चर्चिल सैंपल की। और सैंपल जो थी उन्हें भी कट्टर नियतिवादी माना जाता है और वे रेचल की अनुयायी थी, यानी वो उनकी शिष्या थी। चर्चिल ने वैसे हिस्ट्री या इतिहास में अपनी पढ़ाई की थी, लेकिन लंदन में वो रेडजेल के जो काम था या रेडजेल का जो ज्योग्राफी से संबंधित जो उनके विचार थे उनसे प्रभावित होके वे जर्मनी गई उनसे पढ़ने के लिए। लेकिन उन्हें उस वक्त जर्मनी में यूनिवर्सिटी में क्योंकि महिलाओं को एडमिशन नहीं दिया जाता था, तो उन्हें वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन उन्हें रेडजेल की क्लास में बैठने की परमिशन मिल गई। और आधिकारिक रूप से उन्हें कोई भूगोल में किसी भी प्रकार की डिग्री हासिल नहीं थी, लेकिन वे रेडजेल की सबसे प्रमुख या शिष्या साबित हुई। और कई रिसर्च पेपर उन्होंने रेडजेल के साथ लिखे। और रेडजेल का जो जर्मन भाषा का काम था, जो वर्क था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय है वो सैंपल को जाता है। रेडजेल की भांति सैंपल भी नियतिवादी थी, तो उन्होंने इन्हीं विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनी बुक लिखी 1911 में, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। और उन्होंने इसमें ये बताया कि किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। सैंपल ने भौगोलिक पर्यावरण का जो असर होता है उसको 4 प्रकारों में बांटा। डायरेक्ट फिजिकल इफेक्ट, इसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य की शारीरिक रचना में प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो किस प्रकार से प्रभाव डालता है। पहाड़ों पे रहने वाले लोगों की जो शारीरिक गठन है वो अलग प्रकार से होता है। समुद्र तटीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ के निवासियों का शारीरिक गठन अलग प्रकार से होता है। इसके साथ ही दूसरा उन्होंने जो प्रभाव बताया वो था मानसिक प्रभाव, मेंटल इफेक्ट। इसमें उन्होंने धर्म, साहित्य, संस्कृति, भाषा और भावनाओं तथा विचारों में अंतर का जो कारण है उसको भी उन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक वातावरण से ही अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग प्रदेशों में जो अलग अलग तरह के विचार पाए जाते हैं उनका जन्म होता है। तीसरा जो उन्होंने बताया वह है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण वातावरण उन्नत समाज एवं आर्थिक उन्नति का सूचक होता है। यानी जहाँ पे प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं वहाँ का समाज जो है अधिक उन्नति करता है और वहाँ संपन्नता पाई जाती है। और जहाँ जो क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों या प्राकृतिक जो तत्व हैं उनकी दृष्टि से अगर कोई तत्व कम पाया जाता है तो वहाँ पे इसकी वजह से निर्धनता पाई जाती है। तीसरा है मानवीय गतियाँ या ह्यूमन मूवमेंट। उसमें उन्होंने ये बताया कि आर्थिक साधनों या जलवायु के परिवर्तनों के कारण ये ह्यूमन माइग्रेशन या मूवमेंट होता है मानव का। और उनका जो लिखने का स्टाइल था चर्चिल का बहुत ही प्रभावशाली था, बहुत ही इम्प्रेसिव था। इसी के कारण ये कहा जाता है कि रेडजेल इतने फेमस नहीं हुए जितना सैंपल ने उन्हें पूरी दुनिया में कर दिया। नियतिवाद के समर्थन में एलन चर्चिल सैंपल ने अपनी बुक को असंख्य उदाहरणों से भर दिया। और पूरे विश्व के भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि सैंपल ने पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को चरम तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एलन चर्चिल का जो कट्टर नियतिवाद जो था वो धीरे धीरे नरम होने लगा। और बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। सैंपल के बाद में नाम आता है एल्सवर्थ हंटिंगटन का। ये दूसरे अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने निश्चयवाद का समर्थन किया। उनका मानना था कि सभ्यता के विकास में जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और उन्होंने विश्व के अलग अलग जो प्रदेश थे या देश थे उनकी जो जलवायु थी उनकी तुलना करके ये बताया कि समशीतोष्ण कटिबंध में जो निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं
उनकी जो कार्य क्षमता है या उत्पादन क्षमता है वो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले 4 से 5 गुनी ज़्यादा होती है। हंटिंगटन ने पूरी दुनिया को सम एवं विषम जलवायु प्रदेशों में बांटा और उन्होंने ये भी बताया कि विश्व की जो सभी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे मिस्र है, मेसोपोटामिया, चीनी एवं सिंधु आदि, सभी का विकास नदी घाटियों की सम जलवायु में हुआ। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं परिवर्तनशील वायुमंडलीय दशाएं उच्च मस्तिष्क एवं शारीरिक कार्य क्षमता के लिए आदर्श हैं। इस प्रकार की जो ये जलवायु संबंधी दशाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देशों में पाई जाती हैं। और इसी कारण से उन्होंने ये कहा कि यूरोपीय जो देश हैं उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में इतनी प्रगति की है। हंटिंगटन के बाद भी कई भूगोलवेत्ताओं ने पर्यावरण निश्चयवाद का किसी न किसी रूप में समर्थन किया, जिसमें मैकेंडर, चिशोल्म, डेविस, बॉमन, रॉबर्ट मिल, मैककैरिसन, गैंडिस, सावर, हर्बर्टसन और टेलर मुख्य हैं। मैककैरिसन ने उत्तर भारत के सिखों के जो शारीरिक गठन है, यानी इतने शक्तिशाली शारीरिक संरचना और उन्नत शारीरिक प्रतिरोधकता की तुलना दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के निवासियों से की। और उसका कारण उन्होंने बताया कि सिखों के भोजन में प्रोटीन की अधिकता होती है, इसकी वजह से वे इतने शक्तिशाली कद काठी के होते हैं। गैंडिस ने यह स्पष्ट किया कि हिंदू लोग जो शाकाहारी भोजन खाते हैं वे मलेरिया से ज़्यादा ग्रसित होते हैं, उनके मुकाबले जो लोग मांसाहारी होते हैं वे मलेरिया से कम ग्रसित होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा की आलोचना होने लगी। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एवं दूसरे कई देशों के जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि ये एक पक्षीय दृष्टिकोण है, यानी वन साइडेड अप्रोच इन्होंने उसको बताया। उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य पर्यावरण की उपज या कठपुतली मात्र नहीं है, बल्कि वे अपने आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे के निर्माण में वह सक्रिय भूमिका निभाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मनुष्य अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि वह अपने कार्यकलाप से पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नियतिवाद की जो संकल्पना है वह सार्वभौमिक नहीं है, यानी उसको आप पूरी पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू नहीं कर सकते। और तीसरी जो आलोचना है, समान भौतिक परिस्थितियों वाले अलग अलग प्रदेशों में मानव समुदाय का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास भी एक जैसा नहीं होता, उसमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि अगर हम टुंड्रा प्रदेश की बात करें तो पूरे टुंड्रा प्रदेश में एक जैसी जलवायु, उच्चावच मिट्टियाँ, यानी एक जैसा प्राकृतिक पर्यावरण पाया जाता है। किंतु वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ग्रीनलैंड के जो निवासी हैं, यानी एस्किमो जो जाति है, वो जो है अपने आसपास के जो एरिया में रहने वाली समोयद और याकूत जो जातियां हैं उनसे अधिक विकसित है। इसी प्रकार से भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पूर्वी द्वीप समूह सामाजिक आर्थिक रूप से अमेजन के बेसिन के और जो कांगो बेसिन के जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उनके निवासियों से अधिक विकसित है। इसी प्रकार से अगर हम अलग अलग महाद्वीपों में शीतोष्ण घास के मैदानों की जो प्राकृतिक दशाएं हैं उनको देखें तो उनमें भी कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता, लेकिन इन अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्ति जो हैं उनकी अगर हम जीवन स्तर को देखें तो उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इससे भी ये साबित होता है कि मनुष्य जो है वो अपनी पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होता है, किंतु वह अपनी शक्ति एवं कौशल से उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। पर्यावरण और मनुष्य दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और यह पता लगाना बहुत मुश्किल काम है कि किसका असर कहाँ ख़त्म हुआ और दूसरे का असर कहाँ शुरू हो जाता है।
जैसे जो हमें दिखाई देते हैं उन चीज़ों की अगर हम बात करें तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं वहाँ पे हम जो गेहूँ, जौ, जैतून, अंगूर आदि की जो खेती की बात करते हैं तो ये सभी जो कार्य हैं वो मानव के द्वारा किए गए हैं, यानी मानवीय प्रयास का नतीजा है। इसी तरह से अगर हम कश्मीर के सेब की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के सेब और बादाम के बगीचों की बात करते हैं तो वे भी वहाँ मानव के द्वारा सृजित किए गए हैं। और इसी प्रकार से अगर हम 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले पंजाब एवं हरियाणा में बासमती चावल की खेती की बात करते हैं तो वह भी मानवीय प्रयास का ही नतीजा है कि सिंचाई की व्यवस्था करके मानव ने इन क्षेत्रों में भी चावल जैसी जो फसल है उसका उत्पादन संभव किया। और नियतिवादियों की आलोचना करते हुए जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए हैं OHK स्पेट, उन्होंने ये कहा कि पर्यावरण स्वयं में अर्थहीन वाक्यांश है, बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी प्रकार से रिचर्ड हार्टशॉन ने भी जो नियतिवाद या पर्यावरणवाद है उसको अस्वीकार किया और ये कहा कि एक तरह से देखा जाए तो जितने भी नियतिवादी हैं उन्होंने प्रकृति और मानव को अलग करने का कार्य किया है और जो भूगोल विषय की जो मूल भावना है यानी जो मूलभूत एकता है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, अर्थात यह एक संगठित विज्ञान के रूप में भूगोल का विरोधी है। की आलोचना के लिए ये भी कहा जाता है कि भौतिक वातावरण की जो दास्तां है वह स्वीकार करना एक सभ्य समाज के लिए असंभव है। जैसे जैसे समाज उन्नतिशील होता जाता है उस पे भौतिक जो कारक हैं उनका प्रभाव है वो घटता जाता है। अगर हम देखें तो रशिया जो है एक प्रारंभ में भौतिक पर्यावरण के कारण पिछड़ा हुआ था, लेकिन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद इन सभी जो प्राकृतिक बाधाएं थी इनको पार करते हुए वह एक सुपर पावर बन गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के द्वारा यानी वैज्ञानिक एवं तकनीकी विज्ञान एवं विकास के द्वारा मनुष्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। और अब के परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो कहीं पे भी उग्र या कट्टर नियतिवाद को मानना बिल्कुल संभव नहीं है। अब नियतिवादी जो हैं, जो नियतिवाद के समर्थक जो हैं, वे मानव पे प्रकृति के नियंत्रण की बजाय इसको दूसरे शब्दों में प्रकृति के प्रभाव की बात को स्वीकार करते हैं।